चलिए, क्या हालचाल है? बढ़िया है। पढ़ लिख रहे हैं ना मन से? हाय, पढ़ते लिखते हैं ना हो? पढ़िए लिखिए मन से। क्या बता रहे थे? डलहौजी बताना है, डलहौजी, और उससे आगे बताना। लड़के लोग ने बढ़िया बताइए। लड़का का सीट फुल है, वेटिंग में है। बताइए, लड़का का वेटिंग में है। लड़की वाला ज्यादा सीट हो गया है क्या? अच्छा, देंगे, देखेंगे। बहुत दिन से लाइब्रेरी भी नहीं गया, जाएंगे आज। चलिए, आ जाइए। बीच में जो है कुछ लोग को फ्री भी किए हुए थे, 64 पोस्ट वाला का, उस सब का एग्जाम हो गया है, तो इस वजह से भी सीट जो है कुछ खाली हुआ होगा। आप लोग पता नहीं किए हैं? फुल हो गया, लड़का वाला फुल हो गया। लड़की में दिक्कत है ना। कोई बात न है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। अठारह सौ 48 से 1856। लॉर्ड डलहौजी। अभी ड्रेस पढ़ाएंगे। लड़की लोग ध्यान नहीं देती हम पे, हम उस पे काहे ध्यान। लॉर्ड डलहौजी है। कैमरा इधर करो जी, कैमरा इधर करो, कैमरा इधर करो। यहीं से पढ़ाएंगे अब। नहीं होता है जी करने। हाँ, इधर। अरे उधर काय कर रहा है यार, इधर करो ना। इधर और इधर। हाँ हाँ, उधर का यार। इधर इधर मेरे तरफ करो ना यार। हाँ, ये तो कैमरा घुमा दिया यार तुम। अरे नहीं होता है करने तो तुम बोलेगा ना यार। फिर तो इधरे आ गए। उधर नहीं होगा। अरे वहां से पढ़ाएंगे, आज इधरे से पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, छोड़िए, नहीं लिखेंगे। थोड़ा उसको काटिए, वो अलग काटिए, सिर्फ हमको दिखाइए। हाँ ठीक है, ठीक है। छोड़िए ना, बोर्ड का क्या जरूरी है। आज मुंह से सब याद करेंगे। चलिए, जिस रोज मेरा लाइब्रेरी फुल हो जाएगा, लड़की का सीट, उस रोज उधर से पढ़ाएंगे। चलिए अब आइए, समझिए अब। लॉर्ड डलहौजी, देखिए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी को जब गवर्नर जनरल बनाया जा रहा था, और उसे जब बनाकर भारत भेजा गया, तो लॉर्ड डलहौजी के दिमाग में यह बात डाल दिया गया था कि आप भारत जाइए और भारत में जितना संभव हो सके उतना अधिक से अधिक
ब्रिटिश साम्राज्य के सीमा का विस्तार कीजिए, क्योंकि आपके शासनकाल के समाप्त होने के बाद साम्राज्यवादी नीति को त्याग देंगे तो डलहौजी को भारत ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार करने को लेकर भेजा गया। डलहौजी 1848 में भारत आया और डलहौजी 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक भारत में रहे, अर्थात डलहौजी का जो शासन काल है वह है 1848 से 1856। और क्लाइव से लेकर माउंटबेटन तक जितने भी गवर्नर जनरल वायसराय हुए, उन सभी में सबसे ज्यादा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार जिसने किया उसका नाम लॉर्ड डलहौजी है। लॉर्ड डलहौजी है। तो परीक्षा के लिहाज से एक बात यह याद रखना है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार सबसे ज्यादा किस गवर्नर जनरल ने किया, तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये बात परीक्षा के लिहाज से याद रखना जरूरी है। एक बार फिर से बता दीजिए, याद करते हुए जाएंगे, समझते हुए जाएंगे, याद करते हुए जाएंगे, क्योंकि बोर्ड पे हम कुछ लिखने वाले हैं नहीं। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया, ठीक है। डलहौजी भारत आया, डलहौजी भारत आया, भारत का अवलोकन किया, भारत का अवलोकन किया, यानी भारत को समझा, भारत को जाना। तो डलहौजी ने यह देखा कि भारत में अधिकतर देसी रियासत के राजे महाराजे ऐसे हैं जिनका भारत के देसी रियासत के अधिकतर राजे महाराजे ऐसे हैं जिनका अपना पुत्र संतान नहीं है, बल्कि भारत के देसी रियासत के राजे महाराजे अपने निधन होने से पहले पुत्र गोद ले लेता था और उसको अपना उत्तराधिकारी बना देता था, तो डलहौजी जब अवलोकन किया और डलहौजी ने यह देखा कि डलहौजी जब अवलोकन किया और डलहौजी ने जब यह देखा कि भारत के देसी रियासत के अधिकतर राजे महाराजे ऐसे हैं जिनका अपना पुत्र संतान नहीं है, वो पुत्र गोद लेते हैं, तो डलहौजी ने भारत के देसी रियासत के राजा महाराजाओं से कहा कि आपके निधन होने के बाद आपके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, आपको पुत्र गोद लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपके पास अपना पुत्र है तो वो आपके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन अगर आपका अपना पुत्र नहीं है तो आप पुत्र गोद लेकर जो उसे अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं, यह बात नहीं चलेगा। अब हम यानी डलहौजी अब डलहौजी यह घोषणा करता है कि देसी रियासत के राजा महाराजाओं को
पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं है, यानी गोद निषेध प्रथा हम लागू करते हैं। और जो गोद निषेध प्रथा है, गोद निषेध प्रथा को ही अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, तथा गोद निषेध प्रथा को ही और भी कई सारे नामों से जाना जाता है। जैसे गोद निषेध प्रथा को हड़प नीति कहा जाता है, अपहरण की नीति कहा जाता है, व्यपगत का सिद्धांत कहा जाता है। तो आप गोद निषेध प्रथा कहिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहिए, हड़प नीति कहिए, राज हड़प नीति कहिए, अपहरण की नीति कहिए या व्यपगत सिद्धांत कहिए, सब एक बात, सब एक बात, अलग कुछ नहीं है। और इसी हड़प नीति के तहत, इसी हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। और इसी नीति के लिए डलहौजी को इतिहास में सबसे ज्यादा याद किया जाता है। इस नीति का पहला शिकार महाराष्ट्र का सतारा बना, महाराष्ट्र का सतारा। फिर सतारा की अगर आप बात करेंगे तो सतारा गोद निषेध प्रथा का शिकार 1848 में बना। सतारा के बाद जैतपुर संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। ये तमाम ऐसे क्षेत्र हुए जिसे गोद निषेध प्रथा या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। कभी कताल इस भी आपसे पूछ देता है, बघाट को कब मिलाया गया, जैतपुर संभलपुर को कब मिलाया गया, कभी कताल आपसे इस भी पूछ दिया जाता है, समझ गए। और जो गोद निषेध प्रथा है, जब तक डलहौजी रहे तब तक गोद निषेध प्रथा लागू रहा। और डलहौजी के बाद जब डलहौजी का शासनकाल समाप्त हुआ तो उसके बाद कैनिंग आया। कैनिंग ने इस प्रथा का अंत कर दिया, कैनिंग ने गोद निषेध प्रथा का अंत कर दिया। तो याद रखिएगा। तो आइए इतना याद करते हैं। व्यपगत सिद्धांत या गोद निषेध प्रथा या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति किसके द्वारा भारत में लागू किया गया? किसके द्वारा? किसके द्वारा? अच्छा, गोद निषेध प्रथा या व्यपगत सिद्धांत का अंत किसने किया? अंत किसने किया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड क्लियर है दोनों बात? और देखिए, डलहौजी के द्वारा जो राज हड़प नीति लाया गया था उसका प्रथम शिकार कौन बना था? सतारा। कौन बना था? कौन बना था? कौन बना था? कब? 1800 सतारा राज हड़प नीति का प्रथम शिकार कब बना? 1800। जैतपुर संभलपुर 1849। जैतपुर संभलपुर, जैतपुर संभलपुर। बघाट 1850। बघाट उदयपुर 1800। उदयपुर झांसी 1853। नागपुर 1800। एक बार फिर से इसको बोलिए, डाटा वाला है इसी वजह से एक बार इसको फिर से बोल दीजिए। सतारा जैतपुर संभलपुर, जैतपुर संभलपुर। बघाट उदयपुर झांसी
नागपुर, नागपुर। और देखिए एक बात और जानिए, राज हड़प नीति के तहत जब किसी देसी रियासत को मिलाने की घोषणा की जाती थी ना, तो उस घोषणा के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से भी अनुमति लेना होता था। जैसे डलहौजी घोषणा कर दिया कि हम सतारा को राज हड़प नीति के तहत मिला रहे हैं, तो डलहौजी के घोषणा करने के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोलर उस पर अपनी सहमति देता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर उस पर अपनी सहमति देता था, तभी जाकर के प्रक्रिया पूर्ण समझी जाती थी। देखिए, गोद निषेध प्रथा या व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत राजस्थान के करौली देसी रियासत को 1855 ईस्वी में, राजस्थान के करौली देसी रियासत को 1855 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा की गई। घोषणा तो हो गई, लेकिन जब अनुमति लेने के लिए मामला बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पास गया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, अनुमति देने से इनकार कर दिया। अर्थात करौली को व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने की घोषणा की गई, परंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अनुमति नहीं देने की वजह से करौली को वापस लौटाना पड़ा, करौली को वापस लौटाना पड़ा। मतलब आपसे यहां से प्रश्न यह पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे देसी रियासत हुए जिसे व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत भारत में तो मिला लिया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने अनुमति देने से इनकार कर दिया? तो आंसर हो जाएगा करौली। क्या हो जाएगा? करौली राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है? क्लियर है ये बात? देखिए तो ये बात नोट में है, नहीं है, महत्वपूर्ण है। नीचे से एक लाइन लिखिएगा, लिखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा के तहत लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा के तहत 1855 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा के तहत 1855 ईस्वी में करौली राजस्थान में पड़ता है, करौली को ब्रिटिश साम्राज्य में करौली को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की करौली को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा किया, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने अनुमति नहीं दिया, जिस कारण उसे वापस करना पड़ा। अब आगे समझिएगा, समझने के लिए तैयार हैं? डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत को लागू करने के लिए डलहौजी
व्यपगत सिद्धांत को लागू करने के लिए पूरे भारतीय संघराज क्षेत्र को 3 वर्गों में बांट दिया, या पूरे भारत के देशी रियासत को 3 वर्गों में बांट दिया, 3 वर्गों में बांट दिया। डलहौजी व्यपगत सिद्धांत को सुचारू ढंग से लागू रखने के लिए या लागू करने के लिए, डलहौजी व्यपगत सिद्धांत को देशी रियासतों के बीच सुचारू ढंग से लागू करने के लिए भारत के संपूर्ण देशी रियासत को 3 भागों में बांट दिया। एक स्वतंत्र देशी रियासत, दूसरा अधीनस्थ देशी रियासत और तीसरा आश्रित देशी रियासत, तीसरा आश्रित देशी रियासत। पहला स्वतंत्र देशी रियासत। स्वतंत्र देशी रियासत उस देशी रियासत को कहा गया जो हमेशा स्वतंत्र रूप में रहा है, ना तो उसने कभी मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया है, ना ही मराठों की अधीनता को स्वीकार किया है, ना ही अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार किया है, ना ही अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार किया है। तो वैसे देशी रियासत जो स्टार्टिंग से ही, जब उस देशी रियासत की स्थापना हुई, वह शुरुआती दौर से ही न मुगलों के अधीन कभी रहा, न मराठों के अधीन रहा, न अंग्रेजों के अधीन रहा, हमेशा वो स्वतंत्र रहा। जो स्वतंत्र देशी रियासत हुआ करता था उसे पुत्र गोद लेने का अधिकार था। दूसरा अधीनस्थ देशी रियासत, वैसे देशी रियासत जो कभी या तो मुगलों के अधीन रहा है, या मराठों के अधीन रहा है, या अंग्रेजों के अधीन रहा है। अगर किसी के भी अधीन कभी रहा है तो वह अधीनस्थ देशी रियासत कहलाता था। और अधीनस्थ देशी रियासत के राजे निधन होने से पहले पुत्र गोद ले सकते थे, लेकिन उसके लिए ब्रिटिशों से सहमति जरूरी थी। ब्रिटिशों से सहमति करके वो पुत्र गोद ले सकता था। अगर ब्रिटिश पुत्र गोद लेने का अधिकार दिया तब ले सकता था, नहीं तो नहीं ले सकता था। तो अधीनस्थ देशी रियासत ब्रिटिशों से सहमति लेने के बाद पुत्र गोद ले सकता था अधीनस्थ देशी रियासत के राजे महाराजे। लेकिन वही आश्रित देशी रियासत, आश्रित देशी रियासत के राजा महाराजा को पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं था, नहीं था। तो ध्यान रहे, डलहौजी ने भारत के सभी देशी रियासत को 3 वर्गों में विभाजित किया, स्वतंत्र, अधीनस्थ, आश्रित। स्वतंत्र को पुत्र गोद लेने का अधिकार था, अधीनस्थ को अंग्रेजों की सहमति से पुत्र गोद लेने का अधिकार था, और आश्रित को पुत्र गोद लेने का कोई अधिकार। और देखिए डलहौजी राजहड़प नीति के तहत तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया ही किया, साथ ही साथ डलहौजी ने युद्ध के माध्यम से भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। डलहौजी के समय में ही 1848-49 ईस्वी में, डलहौजी के समय में ही 1848-49 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और उस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय सिख शासक दिलीप सिंह थे। दिलीप सिंह को डलहौजी की सेना ने पराजित कर दिया, और दिलीप सिंह बच्चा था। दिलीप सिंह को कहा आप जाइए ब्रिटेन पढ़िए, हम आपको पेंशन देंगे। और डलहौजी दिलीप सिंह को पराजित कर, पंजाब के सिख शासक दिलीप सिंह को द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में पराजित कर 1849 ईस्वी में पूरे पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा किया। तो यहां पर 2-3 बात।
एक बात यह कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ है, किस गवर्नर जनरल के समय हुआ है? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुए? 1848 से 49। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुए? 1848-49। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुए हैं? 1848-49। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? सिख शासक। सिख शासक। किस भारतीय वायसराय ने पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? लॉर्ड। किस भारतीय वायसराय ने पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में? किसने? पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिलाया? कब? मार्च 1849। मार्च 1800। डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया? आए? चलिए, इसके बाद डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1851-52 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध की अगर हम बात करें तो जो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध है वह 1851-52 ईस्वी में हुआ था। और उस युद्ध के माध्यम से डलहौजी ने लोअर बर्मा का जो निचला इलाका था, बर्मा का जो निचला इलाका था उसको जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में डलहौजी ने मिलाया। फिर सिक्किम को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम डलहौजी ने किया। तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के माध्यम से लोअर बर्मा को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया और सिक्किम को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम डलहौजी ने ही किया। देखिए, डलहौजी इस बात को जानता था कि जो दिल्ली है और उसके आसपास के जो क्षेत्र है उस पर कब्जा करना जरूरी है। दिल्ली के निकट का एक क्षेत्र था अवध। आज के डेट में लखनऊ और फैजाबाद का इलाका, आज के डेट में लखनऊ और फैजाबाद का इलाका ही उस समय अवध कहलाता था। और देखिए, अवध पर गोद निषेध प्रथा लागू नहीं होता था, क्योंकि डलहौजी के समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। डलहौजी के समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। बड़ी चरित्रमान व्यक्ति थे, ईमानदार थे, बड़ी भद्र व्यक्ति थे, दयालु थे, अच्छे नवाब थे। अवध में तो एकदम नालायक नवाब सब ही हुआ, लेकिन उसमें एक वाजिद अली शाह अच्छे नवाब थे। उनकी अपनी पत्नी बेगम हजरत महल थी, उनका अपना बेटा बिरजिस कादिर था। तो अब अवध के नवाब वाजिद अली शाह का तो अपना बेटा था, तो अवध पर तो गोद निषेध प्रथा लागू होता नहीं था, लेकिन अवध को मिलाना जरूरी था। डलहौजी ने ब्रिटिश अधिकारी जेम्स आउट्रम को कहा, जाइए अवध, देखिए, घूमिए फिरिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और रिपोर्ट कीजिए हमको अवध में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं अवध में। इसका देखिए, उधर नहीं देख रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि कुछ हो करेंगे। आप भरम में मत रहे, हम आपको देख रहे हैं, समझ गए? तो इधर उधर नहीं करना है, सुनना है। क्लासे में ना है आप भी? क्या हुआ? दुखी हो गई तो हम क्या करें? जी बात है। तो डलहौजी ने आउट्रम को अवध भेजा कि अवध की कमियां ढूंढ कर लाइए, अवध की कमियां ढूंढ कर लाइए, कमियां। आउट्रम घुमा फिरा अवध, आउट्रम अपना रिपोर्ट दिया। जेम्स आउट्रम ने अपने रिपोर्ट में अवध को लेकर यह कहा
कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह से अवध में बेहतर और सुव्यवस्थित ढंग से शासन प्रशासन नहीं चलाया जा पा रहा है। अवध में प्रशासनिक शिथिलता वाली स्थिति है। अवध में डकैती, चोरी, लूटमार जैसी स्थिति है। यानी जेम्स आउट्रम ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाया, कुप्रशासन का आरोप लगाया। मतलब गलत ढंग से प्रशासन चलाया जा रहा है, सही प्रशासन नहीं चलाया जा रहा है। जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट पर 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर अवध को डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया। वाजिद अली शाह एकदम विरोध नहीं किया, कहा ठीक है हटा दिए ना, हम अपना साइड रहेंगे। लेकिन उसकी पत्नी बेगम हजरत महल कही ना, आप ना साइड हो गए, हम अंग्रेज से लड़ेंगे। बेगम हजरत महल सबसे पहले जाकर अनुनय विनय की अंग्रेज को कि बताइए हमारा तो अपना बेटा है, आप उसको अवध का नवाब बनाइए। अवध में जो व्यापारिक छूट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन डलहौजी कहा ना, अब व्यापारिक छूट थोड़े चाहिए, अब तो पूरे भारत पर हम शासन करेंगे। तो बेगम हजरत महल की बातों को नहीं माना गया। फिर 1857 का विद्रोह हुआ और बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजिस कादिर के साथ अवध और लखनऊ के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह में कूद पड़ी और अंग्रेजों का पुरजोर तरीका से विरोध की। और अवध एक ऐसा इलाका था जहां 1857 के विद्रोह में आम जनता ने भी भाग लिया था। आम जनता ने भी भाग लिया था। आम जनता ने भी भाग लिया था। और सबसे ज्यादा जो विद्रोही सैनिक थे अवध से ही थे। अवध से ही थे। अवध के विषय में कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय अवध का कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिस परिवार के कोई ना कोई एक सदस्य ब्रिटिश सेना में नहीं होगा। और अवध के जो सैनिक थे जिनका संबंध अवध से था, जो ब्रिटिश सेना में थी, उन सैनिकों ने विद्रोह किया। उन सैनिकों ने ही विद्रोह किया। और भी अलग अलग क्षेत्र के सैनिक भाग लिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा सैनिक अवध के क्षेत्र के शामिल हुए थे। सबसे ज्यादा विद्रोह में सैनिक अवध के क्षेत्र के शामिल हुए थे। तो इस प्रकार से अवध को भी मिला लिया। तो आप देख सकते हैं सतारा से लेकर अवध तक कितने क्षेत्रों को डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया। समझ गए? तो याद रखिएगा। तो बताइएगा, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ? किसके समय हुआ? 1851-52। 1800 द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ है? किसके समय हुआ है? कब हुआ है? कब हुआ है? लोअर बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिला है? सिक्किम को किसने मिला है? सिक्किम को किसने मिला है? और अवध को किसने मिलाया? कब? 1856। अवध को कब मिलाया? 1800। अवध को कब मिलाया? 1800। किस आधार पर? कुशासन। किस आधार पर? किस आधार पर? कुशासन के आधार। किसके रिपोर्ट पर? जेम्स आउट्रम। किसके रिपोर्ट पर? किसके रिपोर्ट पर? किसके रिपोर्ट पर? जेम्स। इतना बात क्लियर है? आगे बढ़े ना। और जानते हैं डलहौजी दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा ले लिया। दिलीप सिंह के पास कोहिनूर हीरा था।
डलहौजी ही दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लिया और वो कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। और अभी भी कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में भी है, ब्रिटेन में ही है, अभी भी कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में ही है। और आज के डेट में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों देश कोहिनूर हीरा पर अपना अधिकार जतलाता है। भारत कहता है मेरा है, पाकिस्तान कहता है मेरा है, अफगानिस्तान कहता है मेरा है। समझ गए? न बांग्लादेश नए अधिकार जतलाता है। ठीक है, बांग्लादेश न, ठीक है। चलिए, तो इस बात को भी याद रखिएगा। भारत के किस गवर्नर जनरल ने सिख शासक से कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया को भेंट किया? आए? किसने? किसने? तो आप देख सकते हैं कि डलहौजी ने तमाम क्षेत्रों को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया, तमाम क्षेत्रों को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का काम किया। तो इस प्रकार डलहौजी को आप साम्राज्यवादी मान सकते हैं। साथ ही साथ बात अगर डलहौजी की करें तो डलहौजी जो है सुधारवादी भी था, सुधारवादी भी था, सुधारवादी वायसराय भी डलहौजी था, सुधारवादी वायसराय भी डलहौजी था। डलहौजी को हम लोग किस आधार पर सुधारवादी वायसराय कह सकते हैं? डलहौजी को हम लोग किस आधार पर सुधारवादी वायसराय कह सकते हैं, इसको आप समझिएगा। डलहौजी ने भारत में कई सारे सुधारवादी कार्य किए। डलहौजी ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का काम किया। डलहौजी ने डाक विभाग में सुधारवादी कार्य किए। डलहौजी ने रेलवे के क्षेत्र में काम किया। अब एक एक करके जानिए डलहौजी। डलहौजी का शासनकाल आप सब लोग जानते हैं, 1848 से 1800, इसी बीच में 1853 आता है, हाँ या ना? 1853 आता है। डलहौजी के समय में ही पहली बार भारत में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर में रेलगाड़ी का परिचालन किया गया था। रेलगाड़ी का परिचालन किया गया था, जिस कारण डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक या पिता कहा जाता है। रेलवे का जनक या पिता कहा जाता है। और साथ ही साथ 16 अप्रैल को पहली बार भारत में रेलगाड़ी का परिचालन हुआ, जिस वजह से 16 अप्रैल को राष्ट्रीय रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो 10 अप्रैल से 16 अप्रैल का सप्ताह है, इसे राष्ट्रीय रेल सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है। याद रखिएगा, समझ गए? तो भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? रेलवे का जनक। भारत में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन कब हुआ? 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 भारत में पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन कब हुआ? 16 अप्रैल 1853। राष्ट्रीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 राष्ट्रीय रेल सप्ताह 10 अप्रैल से 16 राष्ट्रीय रेल सप्ताह, राष्ट्रीय रेल सप्ताह 10 अप्रैल से। पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन कहां से का? मुंबई से। मुंबई से पहली बार रेलगाड़ी का परिचालन कहां से का? कहां से कहां? कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर? कितना किलोमीटर? क्लियर ना? इसके बाद देखिए, भारत में पहली बार डलहौजी के समय में ही डाकघर अधिनियम आया। भारत में पहली बार
डलहौजी के समय में ही डाकघर अधिनियम आया 1854 में, और उस डाकघर अधिनियम के प्रावधान के तहत पहली बार भारत में डाक टिकट का प्रचलन भी डलहौजी के समय में ही हुआ, डलहौजी के समय में ही हुआ। इसके अलावे डलहौजी के समय में ही 1853 का चार्टर एक्ट पारित हुआ, और 1853 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और इन्हीं के समय सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होना प्रारंभ हुआ। सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ हुआ डलहौजी के समय। इसके बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो सके, इसको लेकर 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसे वुड आयोग कहा गया। वुड आयोग ने जो सिफारिश दिया उसे वुड डिस्पैच कहा गया, और वुड डिस्पैच की सिफारिश को भारत में शिक्षा जगत के अंतर्गत मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र माना जाता है। और मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र इसलिए माना जाता है क्योंकि वुड आयोग की सिफारिश जो वुड डिस्पैच था उसमें हर प्रकार के शिक्षा की बात की गई थी, चाहे पाश्चात्य शिक्षा हो या भारतीय शिक्षा पद्धति में शिक्षा हो, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा हो या भारत के क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा हो, गवर्नमेंट शिक्षा हो या प्राइवेट शिक्षा हो, महिला शिक्षा हो या पुरुष शिक्षा हो, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा हो, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा हो, उच्च स्तर पर शिक्षा हो या विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा हो, हर प्रकार की शिक्षा को लेकर सिफारिश वुड डिस्पैच में की गई थी। और आप मान करके चलिए कि वुड डिस्पैच की सिफारिश से भारत में वास्तविक तौर पर शिक्षा में विकास होना प्रारंभ हुआ, वास्तविक तौर पर शिक्षा में विकास होना प्रारंभ हुआ। यही कारण है कि वुड डिस्पैच को शिक्षा जगत के अंतर्गत मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और वुड डिस्पैच में ही यह भी कहा गया था कि जैसे लंदन विश्वविद्यालय है, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ही भारत में भी विश्वविद्यालय का गठन किया जाएगा, भारत में भी विश्वविद्यालय का गठन किया जाएगा। और वुड डिस्पैच के सिफारिश पर ही 1857 ईस्वी में, वुड डिस्पैच के सिफारिश पर ही 1857 ईस्वी में मुंबई, मद्रास, कोलकाता में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय का गठन हुआ, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय का गठन हुआ। और लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बना लिया। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट को लेकर प्रारूप तैयार हो गया था, पारित नहीं हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट का प्रारूप डलहौजी के समय में ही तैयार हुआ 1856 में, लेकिन यह अधिनियम पारित कैनिंग के समय हुआ। डलहौजी का शासनकाल 1856 ईस्वी में समाप्त हुआ। डलहौजी के शासनकाल के समाप्त होने के बाद भारत के अगले गवर्नर जनरल बनकर आए लॉर्ड कैनिंग। तो आगे हम चर्चा करेंगे लॉर्ड कैनिंग के विषय में, लेकिन उससे पहले कुछ चीज को याद करते हैं। डलहौजी ने अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया? किसे बनाया? भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाए? वुड
भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? अच्छा, किस आयोग के सिफारिश पर 1857 ईस्वी में बंबई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालय का गठन हुआ? वुड डिस्पैच। किस आयोग के सिफारिश पर 1857 में मुंबई, मद्रास, कोलकाता में विश्वविद्यालय का गठन हुआ? आए वुड किस विश्वविद्यालय के तर्ज पर गठित हुआ? लंदन। कौन विश्वविद्यालय? पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किसके समय? डलहौजी के समय हुआ। क्लियर हुआ ये बात? दीजिए तो एक बार जी। लिखिएगा, कॉपी में लिखिएगा ना जी, नोट का जरूरत नहीं ना। लिखिए, वुड डिस्पैच के सिफारिश पर ही वुड डिस्पैच के सिफारिश पर ही वुड डिस्पैच के सिफारिश पर ही लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 1857 ईस्वी में लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 1857 ईस्वी में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय का गठन हुआ। विश्वविद्यालय का गठन हुआ। आगे लिखिएगा, लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे। लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे। लिखिए ना महाराज, लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे था।
था। चलिए, हो गया, बाद बाकी चीज है ये, जितना जरूरत होता है। चलिए अब आइए आगे, अब आगे समझिए। अब आगे समझिएगा। लॉर्ड डलहौजी के बाद अगला गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल है 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल है 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग के समय कई सारी घटनाएं घटित हुई है, जिसमें लॉर्ड कैनिंग के समय घटित होने वाली जो कुछ प्रमुख घटना है उसमें एक है, आपको लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को फिर से विवाह करने का अधिकार मिला। देखिए, आप सब लोग जानते हैं हिंदू धर्म में सिर्फ एक विवाह जायज है। हिंदू धर्म में सिर्फ एक विवाह जायज है, स्त्री हो या पुरुष, सिर्फ एक विवाह जायज है, सिर्फ एक विवाह। लेकिन इस्लाम धर्म में कुछ स्रोत बताता है 4 विवाह और कुछ स्रोत बताता है 7 विवाह। कुछ लोग 4 और कुछ लोग 7 बोलते हैं, अब कितना है वो जाने लोग, ठीक है। हिंदू धर्म है, हल्ला मत कीजिए, हट भाई, तब समझाने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो महाराज ऐसे काहे करते हो, अजीब हाल है। जानते हैं बड़ी दिक्कत हो गया है, आप लोग को समझाना, दिल्ली पैदल जाना। चलिए, हिंदू धर्म में जो है, हिंदू धर्म में सिर्फ एक विवाह होता था। और देखिए होता क्या था कि जैसे मान लिया जाए कोई महिला है, उसका पति मर गया, मतलब महिला विधवा हो गई। विधवा महिला को हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, विधवा महिला को काफी गलत दृष्टिकोण से हमारा समाज देखता है। आज भी हमारा समाज देखता है, भले आप माने या ना माने, विधवा महिला को आज भी समाज सही दृष्टिकोण से नहीं देखता है। लेकिन फिर भी पहले की तुलना में लोग जागरूक हुए हैं, तो अब उस प्रकार की बात नहीं है। तो विधवा, अगर कोई औरत विधवा हो जाती थी, उसको ना उसका अपना घर वाला स्वीकार करता था, ना ससुराल वाला स्वीकार करता था। विधवा महिला की स्थिति काफी दयनीय हो जाती थी। विधवा महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए ईश्वरचंद विद्यासागर ने आंदोलन चलाया कि विधवा महिलाओं को फिर से या एक और विवाह करने का अधिकार मिले, विधवा महिलाओं को फिर से या एक और विवाह करने का अधिकार मिले। और ईश्वरचंद विद्यासागर के आंदोलन के कारण ही लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। और इस अधिनियम के तहत हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को फिर से विवाह करने का अधिकार मिला। और ईश्वरचंद विद्यासागर के देखरेख में ही पहला विधवा विवाह कलकत्ता में संपन्न हुआ और समाज के लोग विधवा औरत से विवाह कर सके, इसको लेकर प्रेरित करने हेतु ईश्वरचंद विद्यासागर ने
अपने बेटे का विवाह एक विधवा औरत के साथ किया, एक विधवा औरत के साथ किया, ताकि लोग प्रेरित होकर विधवा औरत से विवाह करे, विधवा औरत से विवाह करे और समाज में उसकी भी स्थिति अच्छी हो जाए। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की जो अगली घटना है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 में मुंबई, मद्रास, कोलकाता में विश्वविद्यालय का गठन हुआ। जो आप एक लाइन लिखे हैं ना कि वुड डिस्पैच के सिफारिश पर 1857 ईस्वी में मुंबई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालय का गठन हुआ, उस समय लॉर्ड कैनिंग ही हुआ करते थे, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ था। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग के समय की जो अगली महत्वपूर्ण घटना है वह है लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ। 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ और 1857 का विद्रोह समाप्त 1858 ईस्वी में हुआ। 1857 के विद्रोह की समाप्ति के बाद 1858 ईस्वी में एक अधिनियम लाया गया जिसे 1858 का भारत परिषद अधिनियम कहा गया। यानी जो 1858 का भारत परिषद अधिनियम है वह लॉर्ड कैनिंग के समय में ही आया था और 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत एक तो भारत से कंपनी के शासन को समाप्त किया गया, दूसरी और भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद के शासन को स्थापित किया गया। तो कैनिंग के समय में ही 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत से कंपनी के शासन का अंत हुआ और दूसरी तरफ भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना हुई। और कैनिंग के समय में ही जो 1858 का भारत परिषद अधिनियम आया था, 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत मुगल बादशाह के पद का अंत किया गया, यानी मुगल सत्ता का अंत किया गया। मुगल सत्ता का अंत कैनिंग के समय में ही 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुए। और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1860 ईस्वी में 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में पहली बार बजट पेश किया गया। भारत में पहली बार बजट पेश किया गया और जेम्स विल्सन ने भारत में आयकर, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया यानी इनकम टैक्स, आय पर लगने वाला कर। जो राजे महाराजे होते थे उनके आय पर कर लगाने का काम लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के घोषणा से हुआ। कैनिंग के समय में ही 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। मतलब मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। मतलब अलग अलग विभाग अलग अलग मंत्री को देने का काम किया गया। अलग अलग विभाग अलग अलग मंत्री को देने का काम किया गया। तो जो ये तमाम प्रकार की घटनाएं हैं, ये सभी की सभी घटनाएं लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुआ है। लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ है। एक बार आप लॉर्ड कैनिंग को पढ़िए, फिर देखते हैं जो नोट में नहीं होगा उसको नोट डाउन करवा देंगे। लॉर्ड कैनिंग पढ़िए।
पढ़ लिए? दीजिए तो। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय, ये बताना पड़ेगा ये। लिखिए तो कैनिंग के विषय में। लिखिएगा, कैनिंग के विषय में लिखिएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय लॉर्ड कैनिंग के समय लॉर्ड कैनिंग के समय 1858 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हुई, जिसके तहत भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हुई, जिसके तहत भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हुई तथा भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन की स्थापना हुई, तथा भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन की स्थापना हुई, तथा भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन की स्थापना हुई, तथा भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन की स्थापना हुई। फुल स्टॉप। ब्रिटिश क्राउन या ताज के शासन की स्थापना हुई, फुल स्टॉप। साथ ही साथ इन्हीं के समय मुगल सत्ता का अंत हुआ। कॉस्ट में 1858 ईस्वी। अरे लड़की, आप नहीं लिख रहे हैं? सर में दर्द कर रहा है, माथा पटक लीजिए डेस्क पे एक बार, ठीक हो जाएगा। एकदम मुंह देख रही है सबका, एकदम महा ढकलोल है। क्लास में बैठी हुई है, इसका सर दर्द कर रहा है, एकदम मुंह देखने के लिए आई है सबका। अगला पॉइंट लिखिएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय, यानी नहीं देख रहे हैं तो उसका फायदा उठा रही है ना। लॉर्ड कैनिंग के समय एक नंबर की बहानेबाज होती है लड़की लोग, समझे। लॉर्ड कैनिंग के समय 1860 ईस्वी में 1860 ईस्वी में पहली बार भारत में जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार भारत में जेम्स विल्सन के द्वारा
पहली बार भारत में जेम्स विल्सन के द्वारा बजट पेश किया गया, बजट पेश किया गया तथा भारत में ये चैप्टर बड़ी लेंदी है, दिमाग खराब कर देता है। ठीक है, मैं मारा नहीं, पढ़ना जरूरी है। प्रश्न आता है, एक प्रश्न आता है, ठीक है, एक प्रश्न परीक्षा में फिक्स है, आएगा ही आएगा, इसलिए पढ़ना जरूरी, इसलिए हम पढ़ाते भी हैं, नहीं तो मन करता है कभी कभी छोड़ दे। द्वारा बजट पेश किया गया तथा भारत में आयकर, आयकर इनकम टैक्स तथा भारत में आयकर, आयकर तथा भारत में आयकर, आयकर लागू किया गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही, अच्छा अब हो गया, अब ज्यादा नहीं झेलना पड़ेगा। लॉर्ड कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ जिसके तहत, जिसके तहत, जिसके तहत, जिसके तहत भारत में जिसके तहत भारत में, जिसके तहत भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली, जिसके तहत भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली, पोर्टफोलियो प्रणाली, PORT, पोर्ट FOLIO SYSTEM, पोर्टफोलियो प्रणाली, प्रणाली को ही अंग्रेजी में SYSTEM कहा जाता है, सिस्टम कहा जाता है। अल्लाह, बदमाश हो गए हैं आप लोग, एक रोज चलेगा, ज्यादा धदाइएगा ना, हाँ कूट देंगे हम। चलिए हो गया, पूरा नहीं किए, आए थोड़ी। लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ जिसके तहत भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसके तहत भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसके तहत भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसके तहत भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए याद हुआ लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय कौन विद्रोह हुआ था जी? हाय 1800। मुगल सत्ता का अंत किसके समय हुआ? कंपनी के शासन का अंत किसके समय हुआ? ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना किसके समय हुई? पहली बार बजट किसके समय पेश किया गया? कब पेश किया गया? किसने पेश किया? किसके समय आयकर भारत में लागू किए गए? 1861 का भारत परिषद अधिनियम किसके समय आया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय लागू आए? अब आगे समझिएगा। लॉर्ड कैनिंग के बाद अगला वायसराय बना लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस, देखिए एक बात, सॉरी एल्गिन प्रथम, सॉरी एक बात आप जानिए, गलती बोल दिए थे। एक बात आप जानिए यहां पर कि जो 1858 का भारत परिषद अधिनियम था ना, 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। 1858 के बाद अब भारत के वायसराय को आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया
और इस एक्ट के तहत भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय हुआ था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। लॉर्ड कैनिंग के बाद भारत के अगले वायसराय बने थे लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम का शासनकाल 1862 से 1863, 1862 से 1863। एल्गिन प्रथम ने बहाबी आंदोलन का दमन किया था। देखिए, बहाबी आंदोलन इस्लाम धर्म में चलने वाला एक सांप्रदायिक आंदोलन था। यह आंदोलन सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा चलाया गया था और इस आंदोलन का लक्ष्य था भारत का इस्लामीकरण करना, भारत को मुस्लिम राष्ट्र में तब्दील करना। जैसे मुगल बादशाह औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब का क्या लक्ष्य था? औरंगजेब का लक्ष्य था भारत का इस्लामीकरण करना, भारत को इस्लामी राज्य में बदलना। उसी प्रकार से जो है आपको बहाबी आंदोलन का लक्ष्य भी था भारत का इस्लामीकरण करना। उस बहाबी आंदोलन का दमन लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने ही किया था, लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने ही किया था। तो आपसे पूछा जाएगा बहाबी आंदोलन का दमन किसने किया? क्या कहिएगा? बहाबी आंदोलन का दमन किसने किया? बहाबी आंदोलन का दमन किसने किया? चलिए, एल्गिन प्रथम के बाद अगले वायसराय बने सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1869, 1864 से 1800। सर जॉन लॉरेंस। एल्गिन प्रथम के बाद कौन बने? एल्गिन प्रथम के बाद कौन बने? सर जॉन लॉरेंस। और सर जॉन लॉरेंस का शासनकाल कब से कब तक? 1864 से 64 से। अब समझिएगा, सर जॉन लॉरेंस की अगर बात करें तो इनके समय जो है 1865 ईस्वी में, सर जॉन लॉरेंस के समय 1865 ईस्वी में भूटान के साथ युद्ध हुआ था। अंग्रेजों का भूटान के साथ युद्ध, अंग्रेजों का भूटान के साथ युद्ध 1865 ईस्वी में सर जॉन लॉरेंस के समय हुआ था। साथ ही साथ सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई। मतलब सर जॉन लॉरेंस अफगानिस्तान में जैसे शासन चल रहा था वैसे उन्होंने चलने दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं किया, कोई परिवर्तन नहीं किया। सर जॉन लॉरेंस ने जो अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप की नीति अपनाई, इसको शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत कहा जाता है। शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब उस समय सिचुएशन ऐसा था कि अफगानिस्तान के साथ कोई छेड़छाड़ ना ही हो वही बेहतर है, अफगानिस्तान के शासन प्रणाली में कोई बदलाव ना हो वही बेहतर था। और सर जॉन लॉरेंस ने अपने दूरदर्शिता का प्रयोग करते हुए यह काम किया, जिसे इतिहास में शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है शानदार निष्क्रियता के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन 1865 में भूटान युद्ध किसके समय हुआ? किसके समय हुआ? सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के साथ जो हस्तक्षेप की नीति अपनाई उसे क्या कहा? शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत। शानदार निष्क्रियता का, शानदार निष्क्रियता के सिद्धांत से कौन वायसराय संबंधित आए? शानदार निष्क्रियता के सिद्धांत से कौन वायसराय संबंधित? कौन संबंधित है? कौन संबंधित है? क्लियर है इतना बात? अब देखिएगा कि सर जॉन लॉरेंस के समय भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई। समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई। सर जॉन लॉरेंस के बाद अगले वायसराय बने लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, और लॉर्ड मेयो का शासनकाल है 1869 से 1872। लॉर्ड मेयो का शासनकाल है 1869 से 1872। जो लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड मेयो ने राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड मेयो ने राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना इसलिए किया ताकि भारत के देसी रियासत के जो राजे महाराजे हैं, भारत के देसी रियासत के जो राजे महाराजे हैं, उन राजे महाराजे के जो संतान हैं उन्हें शिक्षा दिया जा सके। तो भारत के राजकुमारों को शिक्षा देने के उद्देश्य से ही
लॉर्ड मेयो ने राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया। लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना की। लॉर्ड मेयो के समय में ही भारत में पहली बार 1872 में जनगणना हुआ। लॉर्ड मेयो एक बार गया हुआ था पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल था। सेलुलर जेल की यात्रा पर गए हुए थे लॉर्ड मेयो और अपना घूमे फिरे, और शाम के टाइम में अचानक लॉर्ड मेयो जो है अकेले निकला, जेल में ही रहा और अकेले निकला घूमने के लिए। तो अंधेरा का फायदा शेर अली अफरीदी नामक अफगानी ने अंधेरा का फायदा उठाया, और अंधेरा का फायदा उठाते हुए शेर अली अफरीदी नामक अफगानी ने लॉर्ड मेयो के शरीर पर अनगिनत चाकू का वार किया, और उसमें लॉर्ड मेयो बुरी तरह घायल हुए और उनका निधन हो गया। लॉर्ड मेयो एक ऐसे भारतीय वायसराय हैं जिनका पद पर रहते हुए भारत में हत्या हुआ है। लॉर्ड मेयो ही एकमात्र वायसराय हुए जिनका पद पर रहते हुए भारत में हत्या हुआ है। इसके अलावे किसी की भी हत्या भारत में पद पर रहते हुए नहीं हुआ है। तो इस बात को याद रखना जरूरी है। काफी अच्छा फैक्ट है यह परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा, लॉर्ड मेयो एक ऐसे भारतीय वायसराय हुए, जिनकी हत्या पद पर रहते हुए शेर अली अफरीदी, जिनकी हत्या पद पर रहते हुए शेर अली अफरीदी नामक अफगानी ने शेर अली अफरीदी नामक अफगानी ने कर दिया। बताइए कौन भारतीय वायसराय की हत्या पद पर रहते हुए की गई? किसकी हत्या? मेयो कॉलेज की स्थापना किसने किया? किसने किया है? कहां? राजस्थान के अजमेर। कहां किया है? कहां किया है? राजस्थान के अजमेर में। पहली बार भारत में जनगणना कब हुई है? 1800 किसके समय में? किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में। ठीक है, चलिए ठीक है, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।